कि हमारे बजट में दो प्रकार की बातें होती हैं। किस किस की बातें होती हैं? आय की और दूसरी होती है व्यय की। ये कुल मिलाकर इन दो बातों को बजट अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, तो सरकार के पास में आय कहां से आती है और सरकार के पास खर्चा कहां होता है, इन दो बातों को अगर समझा जाए तो कुछ वो इस प्रकार से समझने योग्य है। आप अपनी आंसर राइटिंग में, आप अपने तमाम प्रकार की चीजों में इस बात को मेंशन कर सकते हैं। क्या? कि सरकार की जो असली आय है उसमें 18%, अगर सरकार 1 रुपया कमाती है ना, 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 18% तो केवल उसे जीएसटी से मिल रहा है। उसके अलावा जो निगम का टैक्स होता है उससे 17% मिल रहा है। 17 दूनी 34 और 35% के आसपास तो सरकार केवल इन दो टैक्स से कमा जा रही है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं उनसे 7 पैसा और मिल रहा है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स से 5%, बाउंड्री टैक्स से 4%, जो सीमा शुल्क है उससे, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1%। कुछ इस प्रकार से सरकार की मेजर प्राप्तियां हैं। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि हम टैक्सेशन से तो इतना कमा रहे हैं, इनकम टैक्स से 19 पैसा कमा रहे हैं, और जो हम उधार ले रहे हैं उससे हम 28 पैसा ले रहे हैं। यानी कि हमारे पास में जो धन आ रहा है उनमें से 28% केवल लोन का पैसा है। ठीक है, अब जब हम पैसा चुकाने की बारी पर आते हैं तो हमारे 28 पैसा तो हम कर्जा ले रहे हैं, तो 20% यानी 20 पैसा 1 रुपए में से हम ब्याज चुका रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर हम 100 रुपए ले रहे हैं तो 28 रुपए तो हम किस में कमाते हैं, मतलब सामने वाले से लोन ले रहे हैं। और अगर हम चुकाने की बात करते हैं, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपए में 20% यानी 20 रुपया हम केवल ब्याज चुका रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के खर्चे में जो ब्याज भुगतान है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये ब्याज जो अदायगी, जो इतना बड़ा पोर्शन है ना, यही हमारे जीडीपी का सबसे नेगेटिव टास्क पार्ट है। सिमिलरली जिस प्रकार से हम पैसा उधार लेकर अपना बजट बना रहे हैं, ऐसे ही पैसे को ब्याज में चुकाकर हम अपने बजट को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। एक तरह से यह समझकर देखिए आप कि हम 20 पैसा चुका रहे हैं, 28 पैसा ले रहे हैं, कुल मिलाकर 8 पैसा ही तो हम नया ले रहे हैं। अदरवाइज तो 28 में से 20 तो चुकाने में ही चला गया। 8 पैसे का आपने क्या किया, यह अपने आप में बड़ा सोचने की बात है। इसके अलावा हम जो राज्यों को हिस्सा बांटते हैं वित्त आयोग की सिफारिश के ऊपर, वो 20 पैसा राज्यों के पास चला जाता है केंद्र सरकार के बजट में। फिर केंद्र सरकार की योजनाओं पर 16 पैसा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, केंद्रीय क्षेत्र की जो मतलब यूनियन टेरिटरी क्षेत्र की योजनाएं हैं उन पर 16 पैसे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8 पैसे, वित्त आयोग वगैरह के वितरण में 8 पैसे, रक्षा पर 8 पैसे, आर्थिक सहायता पर 6 पैसे, पेंशन पर 4 पैसे और अन्य व्यय पर 9 पैसे। यानी कि हमारे देश में पेंशन पर हमारी कुल व्यय का 4% व्यय होता है और 8% हम लोग डिफेंस पर व्यय करते हैं। अब आप विचार कीजिए, सरकार इसी पैसे से बचते हुए, इन दिनों जो अग्निवीर योजना का जो चर्चा हुई थी, तब सरकार बार बार एक ही बात कह रही थी कि हम पेंशन पर होने वाले खर्च से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से बचती हुई दिखाई देती है। बहुत सारे राज्य सरकारों में ओपीएस, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा गया है, उसे क्यों हटाने की बातें होती हैं? क्योंकि उससे सरकार पर लायबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है। ठीक है साहब।